एक तस्वीर, सिर्फ एक फोटोग्राफ की कीमत आखिर क्या हो सकती है? $1000, $1,00,000 या फिर एक इंसानी जान? 31 अगस्त 1997 की रात, मोहब्बत का शहर पेरिस। दुनिया की सबसे मशहूर खातून जिनकी तस्वीरों की कोई कमी नहीं थी, वो तो शायद दुनिया की मोस्ट फोटोग्राफ वुमन हो, लेकिन उस रात फोटोग्राफर्स को ऐसी तस्वीरें चाहिए थी जो आज तक किसी के पास नहीं थी, और उस एक तस्वीर के लिए उन्होंने पूरी कीमत वसूल की, उनकी जान की सूरत में। एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो अपने नए दोस्त के साथ थी, एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया के किसी भी टैबलॉइड मैगजीन के टाइटल पर छपती और इन फोटोग्राफर्स को रातों रात अमीर बना देती। वो खातून थी प्रिंसेस डायना, और उनके साथ थे उनके दोस्त डोदी अल-फायद, जिनकी एक झलक देखने के लिए पैपराज़ी फोटोग्राफर्स उनके पीछे भेड़ियों की तरह पड़े हुए थे, जिनसे दूर भागते हुए लेडी डायना की कार 100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की स्पीड से पेरिस की एक सुरंग में पिलर से टकरा गई। वहां कोई भी इंसान होता सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन इन फोटोग्राफर्स के लिए तो खेल अभी शुरू हुआ था। इसलिए एम्बुलेंस बुलाने के बजाय वो पैपराज़ी गाड़ी के मलबे पर टूट पड़े। वो जल्द से जल्द मरती हुई शहजादी की फोन में लथपथ और आखिरी सांसें लेती डायना की तस्वीरें खींचना चाहते थे। और फिर फ्लैशेस, 1, 2 दर्जनों। एक आई विटनेस के मुताबिक फोटोग्राफर्स सिर्फ डायना डायना पुकार रहे थे ताकि वो मरने से पहले सिर्फ एक बार इनके कैमरे की तरफ देख लें। वो इस वक्त एक मरती हुई औरत नहीं थी, वो सिर्फ एक स्कोप थी, एक कहानी थी, एक प्रोडक्ट थी जिसे वो बेचने वाले थे। ये थे पैपराज़ी, शोहरत के शिकारी, जिनकी लालच की वजह से डायना अपनी जान से हाथ धो बैठी। मगर ये कहानी सिर्फ डायना की मौत पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ स्टार्ट है। ये कहानी उस $1 बिलियन इंडस्ट्री की है जो मशहूर लोगों के आंसुओं, उनके दुखों और उनकी पर्सनल लाइफ को बेच कर चलती है। और आज ये इंडस्ट्री हॉलीवुड से होती हुई बॉलीवुड बल्कि हमारी गलियों तक पहुंच चुकी है। इसने अपनी शक्ल बदल ली है और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये पैपराज़ी हैं कौन? ये कल्चर पैदा कैसे हुआ? कौन था वो पहला शख्स जिसने किसी की जाती जिंदगी में झांकने को एक पेशे में बदला? और फिर ये कल्चर फैलता चला गया। यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान तक पहुंच गया, जहाँ एक नहीं कई सेलिब्रिटीज, कई मशहूर लोग इस कल्चर का निशाना बने और आज हम भी इसका शिकार हैं। कैसे? यही आज आपको इस कहानी में बताएंगे, कैमरे के फ्लैश के पीछे छुपे इंसान की कहानी में, जिसका आखिरी चैप्टर शायद आज हम सब मिलकर लिख रहे हैं। पैपराज़ी की कहानी शुरू होती है 60s के इटली में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जख्मों से निकलने के बाद अब यूरोप संभल रहा था। इटली में इकोनॉमिक मिरेकल जन्म ले रहा था। सिनेमा और फैशन वर्ल्ड अपने उरूज पर थी और रोम उस वक्त दुनिया का सबसे ग्लैमरस शहर था, जिसे हॉलीवुड ऑन टाइबर कहा जाता था। बड़े बड़े अमेरिकन स्टार्स, ऑड्री हेपबर्न, एलिजाबेथ टेलर, फ्रैंक सिनाट्रा, सब यहाँ फिल्में बनाने आते थे। आम लोगों के लिए तो ये स्टार्स देवताओं की तरह थे। वो इनके बारे में जानने के लिए बेताब थे। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह रहते हैं और हाँ, किससे मिलते हैं। ऐसी मार्केट जिसकी डिमांड पूरी करने के लिए कुछ लोग कैमरे उठाकर मैदान में कूद पड़े। और यही वो दिन थे जब इटली के मशहूर डायरेक्टर फेडरिको फेलिनी ने अपनी शाहकार फिल्म ला डोल्चे वीटा यानी प्यारी जिंदगी बनाई। इस फिल्म का एक कैरेक्टर था, एक जिद्दी न्यूज फोटोग्राफर का। डायरेक्टर इस कैरेक्टर के लिए नाम सोच रहे थे जब स्क्रिप्ट राइटर ने एक इटालियन वर्ड बताया, पैपराज़ो, मतलब शोर मचाने वाला, तंग करने वाला मच्छर। एक ऐसा मच्छर जो कान में भिनभिनाता है, काटता है, खून चूसता है और आपको सुकून से जीने नहीं देता। यह नाम वाकई इस कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट था। तो ये फिल्म हिट हो गई और इन तमाम फोटोग्राफर्स को एक नाम मिला, पैपराज़ी। ये तो चले एक फिल्मी कैरेक्टर था। एक्चुअल गॉड ऑफ पैपराज़ी इटली में नहीं, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। नाम था रॉन गलेला। He wasn't just another photographer, वो पागल था, जुनूनी था,
खुद को पेपराज़ो आर्टिस्ट कहता था। इसने इस काम को नई बुलंदियों बल्कि पस्तियों पर पहुंचा दिया। वो तो ऐसे काम करता था जैसे कोई गुरिल्ला वॉर लड़ रहा हो। झाड़ियों में छुप जाता, वेटर या ड्राइवर का भेस बदल लेता, होटल स्टाफ को रिश्वत देकर मालूमात निकलवाता और कहता था सेलिब्रिटीज की कोई प्राइवेसी नहीं होती। गिलेला का सबसे बड़ा शिकार थी अमेरिका की साबिक फर्स्ट लेडी जैकलीन केनेडी। गिलेला तो समझे इनका साया बन गया था। वो जहाँ जाती गिलेला वहीं होता। इसने जैकलीन की सैकड़ों तस्वीरें ली होंगी, जिनमें सबसे मशहूर वो तस्वीर है जिसमें जैकलीन न्यूयॉर्क की एक सड़क पर चल रही हैं। हवा से इनके बाल उड़ रहे हैं और वो अनजाने में कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। ये तस्वीर विंड ब्लोन जैकी के नाम से मशहूर हुई और आज भी फोटोग्राफी का शाहकार समझी जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि जैकी गिलेला से तंग आ चुकी थी और इन्होंने इस पर केस कर दिया। एक बहुत लंबी कानूनी जंग हुई, जिसके बाद अदालत ने गिलेला पर पाबंदी लगा दी कि वो जैकी और उनके बच्चों से 50 फीट दूर रहेगा। लेकिन गिलेला का जुनून सिर्फ जैकी के लिए नहीं था। इसने हॉलीवुड के हर बड़े स्टार को अपना निशाना बनाया, जैसे मशहूर एक्टर मार्लन ब्रांडो। वो तो इससे इतना तंग आ गए कि एक दिन गिलेला को ऐसा जोरदार घूंसा मारा कि इसका जबड़ा और 5 दांत टूट गए। कोई और होता तो डर कर अपनी हरकतें बंद कर देता, एटलीस्ट मैं तो कर देती। लेकिन गिलेला फिर भी पहुंच गया, वो भी ब्रांडो की तस्वीर लेने। लेकिन इस मर्तबा एक सेफ्टी मेजर जरूर लिया, हेलमेट पहनकर। ये वाकया जाहिर करता है कि पेपराज़ी कितने ढीठ होते हैं और इनकी इसी ढिठाई की वजह से पेपराज़ी कल्चर का पहला बड़ा स्कैंडल भी सामने आ गया। 1962 में एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन इटली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन एक पेपराज़ो ने छुपकर दोनों को एक ऐसी हरकत करते हुए देख लिया जो इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। दोनों की तस्वीर जब अखबारों में छपी तो तूफान आ गया और यही वो मोमेंट था जब मीडिया हाउसेस को भी अंदाजा हो गया कि स्कैंडल बिकता है और बहुत महंगा बिकता है। अब पेपराज़ी सिर्फ फोटोग्राफर्स नहीं थे, वो जासूस थे, शिकारी थे और स्कैंडल बनाने वाले भी बन चुके थे। ये तो था मगरिब का पहला पेपराज़ो, लेकिन इंडिया में इस कल्चर की बुनियाद रखी 80s और 90s के फिल्मी मैगजीन्स ने। सिन ब्लिट्ज, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, ये वो मैगजीन थे जो फिल्म स्टार्स की पर्सनल लाइफ, अफेयर्स और इनकी लड़ाइयों की कहानियां छापते थे। इन्होंने इंडिया में पहली बार गॉसिप को कारोबार बनाया और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। फिर परवीन बॉबी की ज़हनी अजियत हो या रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की सरगोशियां, इन मैगजीन्स ने आवाम के अंदर एक ऐसी भूख पैदा कर दी जिसे आज के मॉडर्न पेपराज़ी पूरा कर रहे हैं। शोहरत की एक ऐसी मंडी बन चुकी थी जहां किसी के टूटे हुए दिल, किसी के छुपे इश्क और किसी के आंसुओं की बोली लगती थी और पैसा मिलता था। लेकिन ये पैसा आता कहाँ से था? ये पूरा निज़ाम चलता कैसे है? कौन है जो इन तस्वीरों के लिए लाखों डॉलर्स देने को तैयार था? और ये पेपराज़ी अपने शिकार को ढूंढते कैसे थे? आए इस $1 बिलियन इंडस्ट्री की मशीनरी को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर खबर की कीमत है और हर सीक्रेट फॉर सेल है। हर इंडस्ट्री का एक फ्यूल होता है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री क्रूड ऑयल पर, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेटा पर, तो पेपराज़ी इंडस्ट्री किस फ्यूल पर चलती है? वो है सीक्रेट्स, यानी राज। एक ऐसी तस्वीर जो राज फाश कर दे, एक ऐसा मोमेंट जो किसी के परफेक्ट इमेज को तोड़ दे। इस मार्केट में सिर्फ एक ही करेंसी है, स्कैंडल, और इसकी कीमत लगती है लाखों डॉलर्स में। लेकिन ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक फोटोग्राफर या एक कैमरे का खेल नहीं है। ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत मर्सीलेस फूड चेन है जिसके कई खिलाड़ी हैं। लेट्स फाइंड आउट इस मशीनरी के पार्ट्स क्या हैं। प्लेयर 1, द पेपराज़ो। ये इस फूड चेन में सबसे नीचे लेकिन सबसे अहम है। ये वो फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हैं जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं। इनका मकसद बस एक ही होता है, मनी शॉट हासिल करना। एक ऐसी तस्वीर जो सबसे अलग हो, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो और सबसे महंगी बिके। ये लोग ज़्यादातर एज अ टीम काम करते हैं। एक शहर के पेपराज़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स या दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स पर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। एक को कोई सेलिब्रिटी नजर आए तो मिनटों में बाकी भी वहीं पहुंच जाते हैं। इनका काम सिर्फ तस्वीर लेना नहीं होता, बल्कि सेलिब्रिटीज को प्रोवोक करना होता है। इन पर चीखना, इनसे पर्सनल और गंदे सवाल पूछना, इनका रास्ता रोकना ताकि वो गुस्से में आकर कोई रिएक्शन दे और इन्हें अपना मनी शॉट मिल जाए।
एक मुस्कुराते अदाकार की तस्वीर तो शायद कुछ $100 में बिकेगी, लेकिन एक गुस्से में चीखती हुई सेलिब्रिटी की तस्वीर हजारों डॉलर्स में बिकती है। प्लेयर 2, द इन्फॉर्मेंट्स। ये है इस खेल के सबसे पुरस्कार और अहम खिलाड़ी। पैपराज़ी को कैसे पता चलता है कि मलाइका मैम आज रात किस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगी, या ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ आज कहाँ हैं? जवाब है इन्फॉर्मेंट्स के जरिए। ये इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है। होटल का वो वेटर जो इन्हें पानी देता है, एयरपोर्ट का वो मुलाजिम जो इनका सामान चेक करता है, इनके जिम का ट्रेनर, बुटीक का सेल्समैन, बॉडीगार्ड, और सबसे ज्यादा अफसोसनाक, बाज़ औक़ात सेलिब्रिटीज के अपने दोस्त, रिश्तेदार या स्टाफ के लोग भी। सिर्फ कुछ 100 या चंद हजार डॉलर्स के लिए ये इन्फॉर्मेंट एक फ़ोन कॉल या एक टेक्स्ट मैसेज पर सेलिब्रिटी की लोकेशन बेच देते हैं। अभी इत्तला है कि उर्फी जावेद बैंड्रा के फला होटल में दाखिल हुई हैं और मिनटों में वहाँ पैपराज़ी का मेला लग जाएगा। नंबर 3, द एजेंसी। अब पैपराज़ी अपनी तस्वीर लेकर सीधा किसी अखबार के पास नहीं जाता, वो इसे बेचता है एक फोटो एजेंसी को, जैसे कि आपने सुना होगा गेटी इमेजेस, फ्लैश न्यूज़, X17। ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो मिडल मैन का काम करती हैं। ये एजेंसीज इस तस्वीर के लीगल राइट्स खरीदती हैं और फिर अपनी वेबसाइट पर डालकर दुनिया भर में अपने क्लाइंट्स यानी मीडिया हाउसेस को बेचती हैं। यहाँ तस्वीर की बिड लगती है। जिस तस्वीर की डिमांड सबसे ज्यादा हो, एजेंसी इसकी ऑक्शन करती है। मीडिया हाउसेस एक दूसरे से बढ़कर कीमतें लगाते हैं। एजेंसी अपना एक भारी कमीशन रखती है जो ज्यादातर 50 से 60% तक होता है। बाकी पैसा फोटोग्राफर्स को मिलता है। एक कामयाब पैपराज़ो सालाना लाखों डॉलर कमा सकता है। एंड नंबर 4, द मीडिया। और आखिर में हैं खरीदार यानी टैबलॉइड मैगजीन्स, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स और टीवी। स्कैंडल्स और पर्सनल लाइफ में घुसने की बात हो तो इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। तमन्ना सिर्फ मुझे देखना है यहाँ पे। आंटी जी साइड हो जाओ ना आंटी। आप पास्ता नूडल्स तो खाते नहीं हो तो प्रमोट कैसे कर रहे हो? स्नो का इन्हें पता है कि स्कैंडल बिकता है तो कीमत क्या होती है। लेट्स चेक आउट द रेट लिस्ट। किसी एक्ट्रेस की मेकअप की बगैर तस्वीर 1 से $5000। किसी एक्टर की बीच पर छुट्टियां मनाते हुए कोई तस्वीर, खास तौर पर जिसमें वो बिल्कुल भी फिट ना लग रहे हो, $10,000। ब्रिटनी स्पीयर्स के गंजा होने की वो बदनाम जमाना तस्वीर, $5 लाख। माइकल जैक्सन की मरने के बाद एम्बुलेंस में आखिरी झलक, $10 लाख। और इस इंडस्ट्री का सबसे महंगा आइटम, सेलिब्रिटीज के बच्चों की पहली तस्वीर। ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली के जुड़वा बच्चों की पहली तस्वीरें कहा जाता है $14 मिलियन में बेची गई। आज के हिसाब से ये रकम 4 अरब पाकिस्तानी रुपए बनती है। मे बी मुझे अपना करियर चेंज कर लेना चाहिए। और यही मॉडल आज इंडिया में भी पूरी तरह काम कर रहा है। वायरल भयानी और मानव मंगलानी आज के सबसे बड़े इंडियन पैपराज़ी हैं। इनकी टीम्स पूरे बॉम्बे में फैली हुई हैं। वायरल भयानी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि इनके पास एक पूरा नेटवर्क है जो इन्हें बताता है कि कौन सा स्टार किस फ्लाइट से आ रहा है, किस गाड़ी में जाएगा और किस होटल में ठहरेगा। और इंडिया में भी कीमत लगती है। एक टाइम था जब बॉम्बे के पैपराज़ी में तैमूर अली खान का रेट कार्ड चलता था। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली झलक के लिए मीडिया हाउसेस लाखों देने को तैयार थे। एक मिनट, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर शिकारी और शिकार मिले हुए हो? जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सेलिब्रिटी और पैपराज़ी एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेते हैं। कोई नई फिल्म आ रही हो, कोई नया गाना रिलीज होना हो, या किसी स्कैंडल के बाद अपनी इमेज को बेहतर बनाना हो, तो सेलिब्रिटीज खुद या उनके एजेंट टिप देते हैं कि मैं कल दोपहर 2 बजे फलाना कॉफी शॉप में हूँगा। पैपराज़ी वहाँ पहुँचते हैं, कैंडिड नजर आने वाली परफेक्ट तस्वीरें लेते हैं और सबका फायदा हो जाता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही गंदा खेल है जिसमें कभी कभी ये जानना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। तो ये है वो मशीन जो 24 घंटे चलती है, राजों पर, पैसों पर और झूठ पर। और इसकी कीमत सिर्फ डॉलर्स में अदा नहीं की जाती। इसकी असल कीमत तो सेलिब्रिटीज अदा करते हैं अपने सुकून और अपने मेंटल पीस के जरिए। So let's find out the dark side of this paparazzi culture. Every coin has 2 sides. इस चमक दमक और पैसे के खेल की एक डार्क रियलिटी है। इसकी एक ह्यूमन कॉस्ट है। जो पे करता है वो सेलिब्रिटी जो कैमरे के सामने होता है। ये कांस्टेंट फॉलोइंग, ये 24/7 सर्वेलेंस किसी भी इंसान के मेंटल पीस को बर्बाद कर सकती है। ये शोहरत को एक ऐसा गोल्डन केज बना देती है जिसमें इंसान सख्त अजियत महसूस करता है। खुद देखें।
केस स्टडी नंबर 1, ब्रिटनी स्पीयर्स। अगर डायना की कहानी पेपराज़ी की बेरहमी का अलमिया थी, तो ब्रिटनी स्पीयर्स की कहानी इनकी वजह से होने वाले मेंटल ब्रेकडाउन का एक लाइव टेलीकास्ट थी। 2007 से 2008 में ब्रिटनी अपनी लाइफ के बदतरीन दौर से गुजर रही थी। डिवोर्स, बच्चों की कस्टडी का केस और शदीद मेंटल प्रेशर। कोई भी इंसान हो, ऐसे वक्त में इसे हमदर्दी और प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, लेकिन पेपराज़ी ने इन्हें अपना सबसे बड़ा शिकार बना लिया। वो जहाँ जाती, एक दो नहीं कई दर्जनों फोटोग्राफर्स का हुजूम इनके पीछे पड़ जाता। वो गाड़ी में रो रही हैं, क्लिक। वो अपने बच्चों से मिलने जा रही हैं, क्लिक। वो कॉफ़ी शॉप में परेशान बैठी हैं, क्लिक। इन्होंने ब्रिटनी के हर लम्हे को एक सर्कस में बदल दिया। और फिर वो रात आई जब बिलाखिर ब्रिटनी टूट गई। एक हेयर सैलून में जाकर इन्होंने अपने सर के तमाम बाल कटवा दिए। समझे, ये एक चीख थी, दुनिया को बताने की कोशिश थी कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये एक इंसान की अपने जिस्म पर कंट्रोल हासिल करने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन पेपराज़ीज़ के लिए तो ये सबसे बड़ा मनी शॉट था। वो तस्वीरें $5 लाख में बिकी, जो इन्होंने एक औरत की ज़हनी अजियत बेचकर कमाए। केस स्टडी नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत। बेहिसी की सबसे अफसोसनाक मिसाल हमने देखी कहीं दूर परे नहीं, बल्कि अपने पड़ोस में, इंडिया में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक ज़हीन, यंग और कामयाब अदाकार जिसने अपनी जान ले ली। ये एक नेशनल ट्रेजेडी थी, लेकिन इंडियन मीडिया और डिजिटल पेपराज़ी ने इसे भी एक भयानक टीवी ड्रामे में बदल दिया। जब मौत की खबर आई तो कुछ मीडिया हाउसेस और फोटोग्राफर्स ने हर इखलाकी हद पार कर ली। इनकी फैमिली से, जो इस वक्त गम से निढाल थी, ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश की। इनके घर के बाहर कैमरास और रिपोर्टर्स का मेला लगा दिया गया, जैसे यहाँ कोई जश्न हो रहा हो। और सबसे शर्मनाक हरकत, कुछ चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इनकी मैयत की तस्वीरें तक ब्रॉडकास्ट कर दी। दिस शोज के रेटिंग्स की दौड़ में, व्यूज़ की भूख पे इंसानी हमदर्दी और किसी की मौत का एहतराम कैसे ख़त्म हो जाता है। एक इंसान का दुख उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक एक्सक्लूसिव बनकर रह गया था। Actor Sushant Singh Rajput has committed suicide. Here on Times Now, we have spoken to experts who have told us that something is simply amiss. What is your take? परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? केस स्टडी नंबर 3, आमिर लियाकत हुसैन। ये बेरहमी हमने पाकिस्तान में भी देखी। आमिर लियाकत हुसैन के मामले में आपको इनकी सियासत से, शख्सियत से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ वो तो खुली डिजिटल लिंचिंग थी। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी शादियाँ, उनकी वीडियोस को एक कौमी तमाशा बना दिया गया। सोशल मीडिया ट्रोल्स और कुछ यूट्यूबर्स ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की एक ऐसी कैंपेन चलाई जिसका मकसद सिर्फ इन्हें जलील करना, नफरत फैलाना और खुद पैसा कमाना था। और आमिर लियाकत के मरने के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। लोगों ने इनके जनाजे की वीडियोस बनाई, इनकी कब्र पर जाकर सेल्फीज ली। ये दिखाता है कि डिजिटल पेपराज़ी किसी की भी इज्जत नफ्स को तबाह कर सकते हैं, इसे मेंटली उस लेवल पर लेके जा सकते हैं जहां से वापसी पॉसिबल नहीं है। केस स्टडी 4, दिस पेपराज़ी कल्चर हिट अ न्यू लो। 2011 में इंग्लैंड में एक खौफनाक स्कैंडल सामने आया जिसे फ़ोन हैकिंग स्कैंडल कहा जाता है। रूपर्ट मर्डॉक के अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के सहाफ़ी और पेपराज़ी सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहे थे, बल्कि वो सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिली के लोगों और यहाँ तक के कत्ल और दहशतगर्दी के मुतासिर होने वाले लोगों के फ़ोन भी हैक कर रहे थे। वो इनके प्राइवेट वॉइसमेल मैसेजेस सुनकर कहानियाँ छाप रहे थे। इसका इंकशाफ तब हुआ जब अखबार ने एक ऐसी लड़की का फ़ोन भी हैक किया जो कत्ल हो चुकी थी। तब दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि पेपराज़ी कल्चर सिर्फ एक परेशानी, न्यूसेंस नहीं, बल्कि एक कैंसर है जो सहाफ़त, अखलाकियात और इंसानियत को खा रहा है। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। ये वही अखबार है जो 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी सामने लाया था। खैर, ये सब सुनकर लगता है कि ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग है, एक ऐसा खेल जिसमें सेलिब्रिटीज़ हमेशा हारते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी हुआ है कि शिकार ने पलटकर वार किया, पेपराज़ियों के खिलाफ बगावत की, अपने अपने अंदाज में। हमेशा से यही होता आया है कि शिकारी शिकार करता है और शिकार भागता है। पेपराज़ी का पूरा करियर इसी एक रूल पर खड़ा था, लेकिन फिर
हालात बदलना शुरू हो गए। शिकार ने भागने से इनकार कर दिया। इसने पलटकर वार करने का फैसला किया। इसलिए जो हथियार इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया वो था कानून का। जब लेडी डायना की मौत हुई तो फ्रांस ने दुनिया के सख्त तरीन प्राइवेसी लॉज बनाए। आज वहाँ किसी की इजाज़त के बगैर इसकी तस्वीर लेना एक संगीन जुर्म है, जिस पर भारी जुर्माना बल्कि कैद भी हो सकती है। हेली बेरी और जेनिफर गार्नर ने एक तारीखी जंग लड़ी। इन्होंने कैलिफोर्निया की अदालत में रोते हुए गवाही दी कि किस तरह पेपराज़ी इनके बच्चों को स्कूल जाते हुए डराते हैं। और फिर कैलिफोर्निया में एक कानून पास हुआ जिसने सेलिब्रिटीज के बच्चों को हरास करने पर सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया। फिर कुछ सेलिब्रिटीज ने जरा क्रिएटिव रास्ता अपनाया। पेपराज़ी को हराने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे हैरी पॉटर के डैनियल रैडक्लिफ, जब वो लंदन में एक थिएटर प्ले कर रहे थे तो हर रात कई पेपराज़ी उनका वेट करते। डैनियल ने एक मजेदार काम किया। वो 6 महीने तक हर दिन एक ही जैकेट और एक ही टोपी पहनकर निकलते। लेकिन क्यों? ताकि पेपराज़ी जितनी भी तस्वीरें लें वो सब एक जैसी लगे और कोई वेबसाइट या मैगजीन ये तस्वीर ना खरीदे। इन्होंने हैरी पॉटर वाले जादू से नहीं, इन्हें अपने दिमाग से हराया। फिर डस्टिन हॉफमैन हैं, इन्होंने तो अलग ही तरीका अपना लिया। जब भी किसी पेपराज़ी को देखते अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते। खंभों के पीछे छुप जाते, दीवारों से चिपक जाते या उल्टी सीधी शक्लें बनाते। यूं तस्वीर खबर के बजाय मजाक बन जाती और इसकी वैल्यू गिर जाती। रायन गॉसलिंग और एमा स्टोन जरा और क्रिएटिव हो गए। वो जब भी किसी पेपराज़ी को देखते तो कागज़ पर किसी फलाही इदारे का नाम लिखकर उससे अपना चेहरा छुपा लेते। तस्वीरें तो छपती, लेकिन उनके साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी दुनिया तक पहुंच जाता, यानी एक तीर से 2 शिकार। ये तो चले छोटा मोटा शुगल था जिससे पेपराज़ीज़ का नुकसान हो रहा था, लेकिन इन्हें असल में नुकसान पहुंचाया सोशल मीडिया ने। जिस टेक्नोलॉजी ने इन्हें ताकत दी थी उसने अब इनकी ताकत छीनना शुरू कर दी। असल में पहले ज़माने में सेलिब्रिटीज़ को अपनी बात कहने के लिए मीडिया की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक की वजह से वो खुद एक मीडिया हाउस हैं। अब बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों की पहली तस्वीर $1 मिलियन में नहीं बिकती, बल्कि वो खुद इंस्टाग्राम पर मुफ्त में पोस्ट कर देते हैं। इससे तस्वीर की कमर्शियल वैल्यू 0 हो जाती है और पेपराज़ी हाथ मलते रह जाते हैं। इंडिया में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने पेपराज़ी से डायरेक्ट कहा कि वो इनकी बेटी की तस्वीरें ना लें। जब एक चैनल ने गलती से तस्वीर चला दी तो इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुलकर इस मौजू पर बात की। आवाम की हमदर्दी इनके साथ हो गई और चैनल को माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर जया बच्चन का मशहूर गुस्सा, वो अक्सर पेपराज़ी पर चीखती हैं, ये क्या तमीज़ है, आप लोग कौन हैं? कुछ लोग इसे गुरूर और तकब्बुर समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे एक माँ और एक औरत की अपनी प्राइवेसी के लिए लड़ी जाने वाली जंग के तौर पर देखते हैं। और फिर स्कैंडल्स पर भी कुछ कंट्रोल हो गया है। अब जब किसी अदाकार के बारे में कोई अफवाह फैलती है तो वो किसी मैगजीन को इंटरव्यू देने के बजाय अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन करके फैंस को सब बता देते हैं। असल में सेलिब्रिटीज़ को अंदाज़ा हो गया है कि पेपराज़ी की असल पावर आवाम की दिलचस्पी में है। अगर वो खुद अपनी लाइफ के बारे में अपडेट्स देते रहें तो पेपराज़ी की तस्वीरों की अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मसले का हल एक नया मसला पैदा करता है। पेपराज़ी कमज़ोर तो हुए हैं, लेकिन शोहरत और प्राइवेसी की ये जंग ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसने एक नई और ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल ले ली है। एक ऐसी शक्ल जिसमें शिकारी अब कोई दूर खड़ा फोटोग्राफर नहीं, बल्कि कोई भी हो सकता है, मैं भी और आप भी। ये नया दौर है, कैमरा अब सबके हाथ में है और हम अनजाने में इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन रहे हैं। हमने पेपराज़ी की हिस्ट्री देखी, इनके तरीक़े देखे, इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत भी देखी। ये सारी कहानी थी पैसे की, डॉलर्स की, मैगज़ीन कवर्स की। मगर आज करेंसी बदल चुकी है। आज सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं बल्कि अटेंशन है। लाइक्स, व्यूज़, शेयर्स और वायरल होने का नशा है। और इस नए खेल में एक नई किस्म का पेपराज़ी पैदा हुआ है, डिजिटल पेपराज़ी, जिनकी कुछ हरकतें तो मैंने अभी आपको बताई, सुशांत सिंह से लेकर आमिर लियाकत तक। ये वो है जो सब कुछ पैसों के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए भी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें अभी देखने को मिली है अपने मुल्क में, कराची में, जहां अदाकारा हुमैरा असगर अली की ट्रैजिक डेथ हुई। इनकी लाश 9-10 महीने बाद उनके घर से बरामद हुई। वो अकेली रहती थी और इस तन्हाई में ही इंतकाल कर गई और किसी को खबर तक ना हुई। ये वाक़या ख़ुद हमारे माशरे की बेहिसी का नोहा है। मगर इस वाक़ये के बाद जो सानेहा हुआ
वो शायद इससे भी ज़्यादा शर्मनाक था। मौके पर पहुंचने वाले कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर्स या दूसरे लोगों ने इस ट्रेजेडी को कैप्चर किया, यानी इनकी लाश की रिमेन्स की वीडियोस बनाई और सेल्फीज ली और फिर बगैर कुछ सोचे समझे इन्हें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया। किस लिए? सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए, वायरल होने के लिए? व्हाट डज दिस टेल अस? ये डिजिटल पैपराज़ी बिहेवियर है। मकसद पैसा कमाना नहीं, सनसनी फैलाना, अटेंशन हासिल करना और वायरल होने का नशा पूरा करना है। दिस शोज कि सोशल मीडिया ने हम में से कुछ लोगों की इंसानियत को ख़त्म कर दिया है, हमें वही मच्छर बना दिया है, किसी की मौत और अलमिये को भी बस एक कंटेंट बना दिया है। एंड डोंट यू डेयर थिंक कि ये बीमारी कुछ लोगों तक महदूद है। आजकल के बहुत से यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी इसी पैपराज़ी कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। कोई भी वाकया हो, कोई सानेहा, कोई स्कैंडल या कोई सियासी बहरान हो, ये फ़ौरन कैमरा उठाकर बगैर किसी तहकीक के और अक्सर गलत मालूमात के साथ वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। मकसद क्या है? आवाम को बाखबर करना? नहीं, मकसद है मौके पर चौका लगाना, ट्रेंडिंग के घोड़े पर सवार होकर सबसे पहले वीडियो बनाकर व्यूज़ हासिल करना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना और पैसे कमाना। ये नए किस्म के पैपराज़ी हैं, हम और आप में से ही हैं, जो लोगों की पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि इनके जज्बात, उनके खौफ और उनकी कम इल्मी में इंटरफेयर करते हैं और उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे डोंट गिव अ शिट। आखिर में मेरा अपने लिए भी एक सवाल है जो एक्चुअली बहुत मुश्किल है कि आखिर मुझ समेत हम सब ये क्यों देखते हैं? हमें ये जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है कि कौन सा अदाकार किसके साथ डेट कर रहा है या किसके घर में क्या हो रहा है? इसके पीछे शायद ह्यूमन नेचर है जो क्यूरियोसिटी से भरी हुई है, जो दूसरों के दुख में बड़ी इंटरेस्टेड होती है। और इस डिजिटल एरा में एक और चीज़ भी इसमें शामिल हो गई है, एक ताकतवर नशा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सोशल वैलिडेशन। जब कोई हुमैरा असगर की तस्वीर पोस्ट करता है और इसे सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं तो इसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमें खुशी और तस्कीन का एहसास दिलाता है। वो समझने लगते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हमने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। ये लाइक्स का और वायरल होने का नशा इतना ताकतवर है कि ये इंसान की अखलाकियात को पैरालाइज कर देता है। इसे सही और गलत की तमीज़ नहीं रहती, इसे सिर्फ अगली डोपामीन हिट की तलाश होती है। ये है मॉडर्न वर्ल्ड की डार्क साइड, जो हमें बताती है कि ये कल्चर सिर्फ हॉलीवुड के कुछ फोटोग्राफर्स तक महदूद नहीं रहा, ये डिजिटल हो चुका है और ग्लोबल हो चुका है। और इसका शिकार अब सिर्फ मशहूर लोग नहीं बल्कि कोई आम इंसान, कोई भी वाक़या, कोई भी सानेहा हो सकता है। शहजादी डायना का पीछा करने वाले पैपराज़ी को शायद हम दूसरी दुनिया के लोग समझते थे, मगर आज जब हम बग़ैर सोचे समझे किसी एक्सीडेंट की वीडियो, किसी की पर्सनल ट्रेजेडी की तस्वीर या किसी की मजाक उड़ाने वाली मीम शेयर करते हैं, तो क्या हम भी इसी खेल का हिस्सा नहीं बन जाते? कराची से लोग ईद मनाने अपनों में। आपको पता है, मशहूर रिपोर्टर चांद नवाब की जो वीडियो वायरल हुई थी, इसकी वजह से इन्हें अगले कितने सालों तक किसी इदारे में जॉब नहीं मिली। वो जहाँ जाते थे, इंटरव्यू में इन्हें कहा जाता था कि आप वही हैं ना जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, आपकी वजह से हमारे चैनल का भी मजाक बनेगा, इसलिए नौकरी के लिए माजरत, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये है वायरल होना, आपके लिए तफरी, दूसरों के लिए अजाब। आज वो ज़माना नहीं कि कैमरा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में हो, अब ये सब के हाथों में है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक जिम्मेदार इंसान की तरह, एक हमदर्दी रखने वाले इंसान की तरह, या फिर एक डिजिटल गिद्ध की तरह। द चॉइस इज़ योर्स।